जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बस आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर टुडे। दिस इज़ कि आज हमारे इस वीक का फर्स्ट लेक्चर है और हम क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से काफ़ी हद तक बेस जो है आपकी डेवलप कर चुके हैं और इस वक्त जो है मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे कॉन्सेप्ट को लेके चलूँगा। और आज का जो मेरा लेक्चर होगा इसके अंदर मैं बात करूँगा आपके साथ डिफरेंट क्वालिटी राइटर्स या राइटर्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर इंशाल्लाह। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आईएसओ स्टैंडर्ड्स के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी डेटा स्ट्रीम को बेटर करने के लिए फ़िलहाल अपने माइक को ऑफ करता हूँ और इससे आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी अपने काम को। आज का जो हमारा काम है, हम बात यहाँ से शुरू करेंगे आपके साथ कि क्वालिटी राइटर ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने काम को कि जो हमारे क्वालिटी राइटर्स हैं इसके अंदर हम यहाँ पे चार नाम हैं, लेकिन पांचवा नाम भी बड़ा अहम है, उस पर बात करते हैं। जिनको हम नाम देते हैं जियोची, यानी थ्योरी जियोची के राइटर। और आप सब बच्चे जानते हैं कि इससे पहले आप 14 प्रिंसिपल्स ऑफ डेमिंग पढ़ चुके हैं। इससे डेमिंग के हवाले से मैं मज़ीद बात नहीं करूँगा, चूँकि इसके ऊपर मैंने तकरीबन 1.5 लेक्चर लगाया है। एक लेक्चर में पूरे रूल्स बताए थे और अगले प्रिंसिपल्स बताए थे, 14 पॉइंट्स बताए थे, और फिर उसके बाद अगले लेक्चर में मैंने इनको रिवाइज किया था। तो इस पर मज़ीद टाइम मैं नहीं लगाऊंगा। तो डेमिंग के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैपनीज़ स्टैंडर्ड जो है आज जिस स्टैंडर्ड्स जिस स्टेटस पे उसकी इनिशियल जो काम है वो सारा डेमिंग ने किया है। जोरान के बारे में भी बात हो चुकी है आपके साथ लास्ट लेक्चर में, लेकिन अभी इसके ऊपर थोड़ी सी बात हम करेंगे। और इसके बाद जो है हम फिजन वैम और फिर क्रॉसबे के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओची के बारे में। जैपनीज़ कहता है कि टू रीजंस हैं जिसके लिए हम काम करते हैं। एक तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स और दूसरे लो प्राइसेस। तो वो कहते हैं जैपनीज़ आज जिस स्टेटस पे है उसमें दो बड़े काम इन्होंने किए, जिसकी वजह से आप ये जो है सबसे आगे आए एक दौर में और दुनिया में टफ कंपटीशन इन्होंने क्रिएट किया। इसके अंदर एक जो है वो है आपके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन्होंने अचीव किए और दूसरा इन्होंने प्राइसेस को लो किया। अगर आप इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना चाहें या थोड़ा सा समझना चाहें तो मैं आपको यूँ समझा सकता हूँ कि देखिए, जो पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 1960s के करीब अगर आप जाके देखते हैं तो डॉलर सिर्फ 4 रुपए का था, यानी 4 रुपए में एक डॉलर मिल जाता था। इस ज़माने में जो पाकिस्तानी लोग थे वो ज़्यादातर वॉक्सवैन की गाड़ियाँ यानी फॉक्सी यूज़ करते थे। हमारे इस्लामाबाद के शहर में जर्मन फॉक्सी या जिसको हम बीटल कहते हैं भागती फिरती थी। और फिर जनाब हमारे जो ट्रक थे वो ब्रेडफोर्ड के थे और फोर्ड कंपनी के ऑटोमोबाइल हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर आप देखते हैं कि 70 की दिखाई, फिर जो है 80s की 60s एंड और फिर 80s, तो हमारा रुपया खासा डिवैल्यू होता गया। और इस दौरान अगर आप देखते हैं तो 1972 में पहले कोरोला का फर्स्ट मॉडल आया जो बड़ा सक्सेसफुल रहा, और फिर उसके बाद 1986 का मेरे ख्याल में एक मॉडल था, बड़ा कामयाब था। इसी दौरान फिर बाकी कंपनी निसान थी, मित्सुबिशी थी, फिर उसके मित्सुबिशी थी, और फिर उसके बाद मज़दा। ये कंपनियां जब आई हैं जापान की तो इन्होंने दो धूम मचाई, काफ़ी धूम मचाई, पर्टिकुलरली होंडा टुडे। तो इन्होंने ये किया है कि क्वालिटी को तो इम्प्रूव किया है लेकिन प्राइसेस को भी साथ डिक्रीज़ किया है। यानी इन्होंने लो कास्ट टेक्नोलॉजी में जो है अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस की है। ये वजह है कि पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल के मैदान में तो जापानीज़ ने अपना लोहा मनवाया, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कोई शक की बात नहीं कि उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो ये दो ही रीजंस थी कि एक तो क्वालिटी इन्हांस कर रहे थे, दूसरा प्राइस लो कर रहे थे। और जाहिर बात है प्राइस कम हो और क्वालिटी हाई हो तो फिर कंपेटिटर के लिए मार्केट में स्टे करना नामुमकिन हो जाता, मुश्किल हो जाता है। यही इनकी कंपेटिटिव एज थी।
अच्छा, मज़ेदारी की बात ये है कि इन्होंने कम्पेटिटिव एज ना सिर्फ अपने पास रखा है या अचीव किया है, बल्कि इसको एक लंबे अरसे तक सस्टेन भी किया है। और अगर आप कहें कि आज भी इन्होंने इसको अपने पास रखा हुआ है, तो हम किसी हद तक कह सकते हैं कि हम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोरियन इनके पीछे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें हुंडई सेंट्रो को, या हुंडई को, या आप देखते हैं डाइवो को, या आप देखते हैं किया को, तो अभी थोड़ा सा फासला नहीं बल्कि काफ़ी फासला है। तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि इनको अभी तक कोरियंस इनके साथ मीट कर पाए हैं। तो ये दो वजूहत हैं कि लो कॉस्ट भी थी और क्वालिटी भी अच्छी थी, तो फिर इन्हांस करते गए। तो आप इनको फॉलो अप में कोरिया है, चाइना है, मलेशिया है, ये सब इनको फॉलो करते हुए अब पीछे आ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल लेकिन ये तो इन्होंने दो काम किए। अब इसके अंदर शोड हाउ अमेरिकन कंपनीज, जो बेसिकली ओची का काम है, उसने किया ये कि उसने शो किया कि हाउ अमेरिकन कंपनीज कुड बी सक्सेसफुल एज जापानीज कंपनीज। यानी बेसिकली मसला ये था कि जब जनरल मोटर्स, या आप कह लीजिए फोर्ड, या आप कह लीजिए कि जो अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर थे, वो परफॉर्मेंस ना दे सके जो कि जापानीज ने दी, तो फिर एक रिसर्च सामने आई जिसमें ये देखा गया कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिकन जो है इनसे पीछे हैं। और ऐसा क्या किया जाए कि जो अमेरिकन हैं वो जापानीज जो मैनेजमेंट स्टाइल है उसको फॉलो करें, या उतने ही सक्सेसफुल हो सकें जितने कि जापानीज हैं। तो इसके ऊपर ओची का काम जो है, मैं ये समझता हूँ कि बड़ा बाकमाल है, बड़ा अप्रिशिएबल है, और वाकई ये एक ऐसा एरिया है जो कि कम से कम हम उन लोगों के लिए जो कि आप ये कह लीजिए कि ना तो जापान तक एक्सेस कर सकते थे, चले अमेरिका इनडायरेक्टली ऑनलाइन हम बहुत कुछ कर सकते थे। तो इसके लिए कोई ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो इन दोनों का कंपैरिजन करके हमें बता सकता कि इसमें वाई जापानीज आर फार अहेड फ्रॉम अमेरिकन मैनेजमेंट्स। तो इसके ऊपर ओची ने बहुत काम किया। और की टूल इज़ हाईली इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल। इनका जो की टूल है वो है हाईली इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल। अब इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल यकीनन आप सब बच्चों के लिए एक ऐसी बात होगी जो अभी आप सब कहेंगे कि सर ये कोई, मतलब जाहिर बात है आप अभी इसको हमने ऐसे ही कह दिया इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल, लेकिन जाहिर बात है कि फौरी तौर पे तो आप नहीं इसको समझ सकेंगे। जैसे आप ये कह लीजिए कि एनी खान है, अनवर है, अनवार हैं, अरूज हैं, हाफिज शाहब हैं, इमरान हैं, मेरे साथ कव्वान है, मोहम्मद हसीब हैं, सारा मुनीर है, और मेरे साथ जो है इस वक्त जो है वो बशारत है। तो ये सारा हाशमी है। तो ये वो बच्चे हैं जो मेरे साथ हैं इस वक्त। लेकिन मैं किसी को भी ये समझता हूँ कि इस वक्त सिर्फ इतना ही समझ आया कि सर ने ये कहा है कि की टूलिंग का था वो जो हाईली इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल। लेकिन ये हाईली इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल था क्या आखिर, ये भी तो पता लगना चाहिए। बंदा के जी फलां बंदा अच्छा मैनेजर है, तो वो कहते हैं ना बिजनेस कम्युनिकेशन में तो स्टेटमेंट ही कॉन्क्रीट नहीं है, पता ही नहीं क्यों भी अच्छा है। तो बहरहाल देखते हैं क्यों अच्छा है था, या इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल क्यों था। तो जब आप कहते हैं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल जो है, तो कहते हैं रिकमेंडेड सर्टन जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सच एज। इसके अंदर उसकी वजह ये थी कि जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी। कौन सी प्रैक्टिसेस थी, देखते हैं जी कौन सी प्रैक्टिसेस थी। यार मैंने भी आज वो काम किया ना कि वो हम बचपन में एक जगह जाते थे, तो वहाँ पे एक स्पेरा बैठा होता था, हम स्कूल से आ रहे होते थे, और वो जो स्पेरा साहब थे ना वो हमें बार बार ये कहते थे कि अभी सांप निकल आएगा, अभी सांप निकल आएगा। तो हम 2-2 फुट पीछे हो जाइए, सांप निकल आया काट जाएगा आपको। हम पीछे हो जाए, लेकिन वो 1.5-पौने 2 घंटे से पहले सांप निकालते नहीं थे। तो आज मैंने भी तकरीबन वही काम किया कि मैं आपको भी ज़रा माहौल बना रहा हूँ कि जनाब बड़ी बात होगी, ये होगा वो होगा। अब देखते हैं कि जापानीज़ जो है इनकी प्रैक्टिसेस हैं क्या। चलें अब ज़रा चले प्रैक्टिकल बात की तरफ कि क्या प्रैक्टिसेस हैं जो पूरी दुनिया में बाकी लोगों के पास ना थी। सबसे पहली बात तो ये है कि इनके अंदर ग्रुप इंटरेक्शन अच्छा था, अच्छा है बल्कि कहना चाहिए, और कंसेंसस डिसीजन मेकिंग है। कंसेंसस डिसीजन मेकिंग का मतलब यही है कि एक फैसला साजी का एक जमहूरी तरीका, जिसके अंदर तमाम लोगों की राय लिए बगैर कोई फैसला नहीं होता। यानी तमाम डिसीजन के अंदर डेमोक्रेटिकली सबकी ओपिनियन पूल अप की जाती है, और उसके इंटरेक्शन से सारे फैसले होते हैं, उसके बगैर कोई डिसीजन नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर यह है कि जो भी डिसीजन होगा वो सबके इंटरेक्शन से होगा, सबकी राय से होगा। दूसरी चीज़ जो है, लेस हायरार्की एंड मोर डेवलपमेंट, मोर डिवॉल्व अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
यानी देखिए, आप अगर काम कर रहे हैं बॉसेस और सबऑर्डिनेट वर्क के तो और बात है, लेकिन अगर आप बात काम करें दोस्ताना माहौल में, किस माहौल में? दोस्ताना माहौल में, एक फ्रेमवर्क में, एक दोस्ती में, भाईचारे में, म्यूचुअल एडजस्टमेंट है, एक दूसरे के साथ ताउन है, तो अल्टीमेटली काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो एक तो आपके राय के बगैर कोई काम हो नहीं रहा। दूसरी बात ये है कि यहाँ हायरार्की जो है वो थोड़ी लेस है, लेकिन ज़्यादातर जो है मोर डिवॉल्व अथॉरिटी, ज़्यादातर जो चीज़ है वो है अपनी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना, अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेना। तो यहाँ पर बजाय इसके कि बॉस के डांटने पे या उसके प्रेशर से या उसकी अथॉरिटी से बात मानी जाए, बल्कि अपने काम में महारत और ज़्यादा महारत और बेहतर काम सिर्फ और सिर्फ इस वजूहात की बुनियाद पे कि आप में ज़्यादा एहसास जिम्मेदारी है। तो ओची का कहना यह है कि यहाँ अथॉरिटी से प्रेशर नहीं क्रिएट किया गया, यहाँ पे वर्कर में या काम करने वाले में एक एहसास जिम्मेदारी पैदा किया गया है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें इसे बेस्ट वे में करना है। दूसरी चीज जो है इसके अंदर मोर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल है, वो तो पहले ही हम कह चुके हैं कि जो भी होता है सब पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर। और इंफॉर्मेशन में जो है वो प्रिविलेज हायरार्की वाइज या ये कह लीजिए कि फ्लो में किसी किस्म की रुकावट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी मालूमात जो है वो ओपन है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इतनी ओपन इंफॉर्मेशन एज कम्पेयर टू अवर सेंट्रल एशियन कंट्रीज जापान में ज़्यादा क्यों थी, मेरा ये ख्याल है कि जापानीज़ के अंदर एहसास जिम्मेदारी भी ज़्यादा थी, तो फिर लॉयल्टी भी ज़्यादा थी। यानी आप ये कह लीजिए कि जैसे हम काम करते हैं तो एक कंपनी में काम करते हैं तो उसकी ज़ाहिर है कंपेटिटिव कंपनी भी होती है कि अगर मैं यूनिलीवर में काम कर रहा हूँ तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी है, रैकेट एंड कोलमैन भी है, तो ज़ाहिर है एक दूसरे से टफ कंपटीशन है। तो क्या होता ये कि जनाब जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पे फिर लॉयल्टी भी ज़्यादा है कि इंफॉर्मेशन के लीकेज का भी कोई डर नहीं। दैट इज़ वाई के फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा होगा, क्योंकि एहसास से जिम्मेदारी ज़्यादा है। अब ज़ाहिर है मालूमात भी शेयर की जाए, आपको अपना हिस्सा भी बनाया जाए, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली जाए और आपके ऊपर किसी किस्म का अथॉरिटेटिव प्रेशर भी ना हो, तो आप काम ज़्यादा लिबर्टी से, आज़ादी से करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो ओची डिक्लेयर करते हैं कि ये वजूहत हैं जिसकी वजह से अमेरिकन जो हैं वो उनकी निस्बत जापानीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, लो कास्ट पे कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। अब सवाल इसके अंदर जो पैदा होता है वो ये होता है कि एक पर्टिकुलरली आपने देखी होगी, जैसे हमने मैनेजमेंट थ्योरी में दो थ्योरीज पढ़ी थी, एक थ्योरी एक्स और एक थ्योरी वाई। आपको याद होगा मैक्लेलैंड नहीं सॉरी मैक्रेगर की थ्योरी एक्स और वाई थी। तो मैक्रेगर ये कहता था कि थ्योरी एक्स वर्कर जो है वो ज़्यादा मेहनती नहीं है, वो काम करना नहीं चाहते, वो काम से अवॉइड करते हैं। और थ्योरी वाई वर्कर वो थे जो अपने काम की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अलबत्ता चाहते हैं। लेकिन पोची ने इन दोनों से हटकर जी थ्योरी प्रेजेंट की, यानी ना एक्स मैक्रेगर ना वाई मैक्रेगर, जी थ्योरी। जी थ्योरी में ये कहते हैं कि involve around assumption that employee want to enter into partnership with the employer and colleagues। यानी यहाँ पे वो अपने आप को मुलाजिम नहीं समझता, बल्कि वो ये समझता है कि मैं इस कारोबार में हिस्सादार हूँ, मैं पार्टनर हूँ। अब जारी बात है कि एक फीलिंग होती है मुलाजमत की, वो कुछ और होती है। मुलाजमत तो इंसान के जहन में जैसी ही आती है, वो कहता है यार मैं सुबह 9 बजे जाऊँगा और 5 बजे वापस। इससे आगे तो ना तो फैमिली आपकी आपको काम करने देगी, ना आपका ब्रेन आपको इजाज़त देगा कि जनाब आप इससे आगे बढ़े। यानी आपकी सोच ही एक फिक्स वर्क के लिए होगी और अप टू अ लिमिट के इससे ज़्यादा नहीं जाना। लेकिन जब आप पार्टनर बन जाते हैं तो फिर तो ज़ाहिर बात है आप हिस्सादार हैं। अब जहाँ तक पार्टनर एफर्ट करेगा वहाँ तक आपको भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं कि आप कितना काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि एम्प्लॉय नहीं, बल्कि वो अपने आप को शेयर होल्डर समझता है, पार्टनर समझता है, और वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का मालिक का, मलकियत का इसमें हिस्सा समझता है। और बात भी ठीक है, जब इतनी अपनाइयत होगी तो आपको लगेगा कि आप मुलाजिम नहीं, आपके पास इसकी मलकियत आ गई है। तो ये भी बात है। अच्छा,
तो यहाँ पे जो है वो जी मैं एक मिनट में सोचता हूँ, शायद मैं पढ़ाने में शायद आपको ये बात कह गया हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, मुहावरा बात मैंने की है सिर्फ कि आपके जहन में होगा मैं 9 से 5 काम करूंगा और बस इस हद तक काम करूंगा, उससे ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन आप जब पार्टनर बन जाते हैं तो फिर आप कहते हैं कि नहीं यार, काम मैं बायॉन्ड दी फिजिकल लिमिट, यानी अपनी अपनी जो सलाहियत उससे ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात यह कि एम्प्लॉय हैव स्ट्रांग डिजायर फॉर कनेक्शन विद ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने पहले कहा कि लॉयलिटी ज्यादा है, तो एम्प्लॉय के अंदर डिजायर भी ज्यादा है कि मैंने अपना कनेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के साथ बड़ा पुख्ता रखना है, यानी छोड़ नहीं देना। और मैं जापान का भी गया तो नहीं, लेकिन जितना पढ़ा है उससे मैंने ये देखा है कि वाकई वहां पे एक बंदा अगर टोयोटा में एम्प्लॉय है तो सारी जिंदगी टोयोटा में ही है, वो स्विच नहीं कर। और अगर वो निसान में है तो सारी जिंदगी निसान में गुजार दी, यानी वो बड़े लॉन्ग टर्म चलते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने लॉन्ग टर्म लेके चलती है। दिस रिक्वायर हाई लेवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द मैनेजर and the organization in the form of safe working environment and right facility। इस सेंस में वो कहता है ये टू वे ट्रैफिक है। एक तरफ तो मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट करती है, ठीक है, वर्कर भी अपने आप को कंपनी का शेयर होल्डर समझता है, और दूसरी तरफ आपको ये भी मानना पड़ेगा कि कंपनी भी उसका हर लिहाज से ख्याल रखती है कि उसे एक मौसर वर्किंग इन्वायरमेंट दिया जाए, उसे राइट फैसिलिटीज़ दी जाए ताकि वो अपने काम के अंदर किसी किस्म का उसे हैजर्ड ना हो, रुकावट ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी उसके साथ साथ हैं। फिर उसके साथ ये भी बात आ जाती है, द पॉसिबिलिटी फॉर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग कैन आल्सो बी इंक्लूडेड ऑन दिस लिस्ट। और इसके अंदर मुसलसल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ताकि वर्कर की स्किल्स में इजाफा होता है। और वैसे भी एक बात तो कंफर्म है, जितनी भी हमने अभी तक थ्योरीज पढ़ी है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कि जब बंदे को ट्रेनिंग मिलती है तो काम के सारे होराइजन उसके सामने खुल के आते हैं। और जब काम के सारे होराइजन हमारे सामने खुलते हैं तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारा जो काम है ना सिर्फ वो हमें ज़्यादा आता है, बल्कि हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जब करते हैं तो हम इंजॉय भी ज़्यादा करते हैं। यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी काम पे हमारी गिरफ्त नहीं है और हम उसको कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें एक जो है ना जहनी तौर पे टेंशन जरूर रहती है कि व्हाई वी आर नॉट परफेक्ट इन दैट, जब तक हम परफेक्शन गेन ना करें। तो ये बात तो फैक्ट है कि जब परफेक्शन गेन हो जाती है किसी काम में, एक खास लेवल से ज्यादा काम अच्छा आ जाता है, तो काम में बजाय इसके कि हमें बर्डन फील हो, हमें प्लेयर ज्यादा फील होता है। इससे आगे चलते हैं तो अनदर assumption is that employee expect reciprocity and support from their organization। के एम्प्लॉय जो है एक्सपेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसे हर लेवल पर रेसिप्रोसिटी, यानी कि जितना वो करता है उसी तरह रेसिप्रोकली वो भी इन्हें जो है मदद करे। अब इस सिलसिले में मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट ना करे तो एम्प्लॉय भी एक लिमिट से आगे नहीं जाता। तो इसके लिए कोई एग्जांपल आपके सामने रख देते हैं, तो आप कहेंगे चले कोई अच्छी सी एग्जांपल रखी जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक टाउन में रहता था, हाउसिंग सोसाइटी में। तो हम यहाँ नेम नहीं कोड करेंगे चूंकि मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं चाहता। तो जब मैं वहाँ रहते थे तो एक दफ़ा ये हुआ कि कोई चोर थे, वो आ गए। तो मैंने पूछा सुबह गार्ड से कि भाई चोर थे तो तुमने फायर नहीं किया या कोई फायरिंग वायरिंग नहीं करी, को भगाया नहीं इनको? तो मुझे वो गार्ड कहने लगा कि सर बात ये है, हम फायरिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर किसी चोर को लग जाती और वो मर जाता या वो ज़ख्मी हो जाता तो हमें सोसाइटी हमारे पीछे फॉलो अप ना करती, यानी हमारी मदद करने ना आती। इस वाले एम्प्लॉय अपनी लिमिट से आगे तब बढ़ेगा जब उसे ये पता होगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी जान नहीं छोड़नी, उसे मेरे पीछे आना है और मुझे मुकम्मल सपोर्ट करनी है। अब उसी गार्ड को हम मुकम्मल सपोर्ट कर देंगे, तुम जो भी करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर कोई तुम्हारे ऊपर केस बन जाएगा, कोई लिटिगेशन बन जाएगी, तो हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। तो अपनी जान भी लड़ा देगा, वो लड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं।
अब ये चीज़ अगर आप फैक्ट्री वर्कर्स में ले आए या टेक्निकल वर्कर्स में ले आए तो आपसे कुछ गलत भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। गलत या अच्छा दोनों सूरतों में अगर मैनेजमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती तो फिर आप रिस्क भी नहीं लेंगे। इसका रिस्क आप तभी लेंगे जब आपको यकीन होगा कि मैनेजमेंट हमारी गलतियों को भी कबूल करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और अच्छाई की तारीफ भी करेगी। इसका मतलब ये सारे के सारे मामले में तारीफ जब तक नहीं होगी, सपोर्ट नहीं होगी, काम नहीं चलेगा। इम्प्लाई फाइंड अ वर्क लाइफ बैलेंस। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने अभी मुझे कहा था कि सर आपने उस एग्जांपल दी ना 9 to 5 वाली, तो जापानीज तो बिलीव ही ये करते हैं कि काम जो है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका तो राय ये होती है कि अगर कोई बंदा एक लिमिट से ऊपर काम पे रहता है तो उसका मतलब है वो अपने वक्त के अंदर काम ठीक नहीं कर रहा। तो ये बिलीव करते हैं काम और लाइफ के दरमियान में एक बैलेंस होना चाहिए। यानी एक फैमिली कल्चर भी देते हैं ट्रेडिशन के मुताबिक, और इम्पॉर्टेंट वर्किंग कंडीशन भी देते हैं, और वर्क और लाइफ में एक बैलेंस देते हैं। तो इसी से ज़ाहिर है वो अच्छी क्वालिटी भी डिलीवर करवा रहे हैं और क्वालिटी को आगे लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है काम में और जो आपका लाइफ है उसके अंदर एक बैलेंस, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दिस बैलेंस शुड बी देयर। ये एक ऐसा बैलेंस जो है ये होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। लेकिन वो जो मेरी कहने का मतलब था वो ये था कि बियॉन्ड द लिमिट कोई तब भी जाएगा जब वो समझेगा कि काम मेरा अपना है, यानी सनसियर से भी सिंसियरिटी ज्यादा होगी अपने काम के साथ। ये मेरे कहने का मतलब। अच्छा, तो अब जाहिर बात है अगर आप देखें हमने जो बातें की हैं उसके अंदर लास्ट बात जो है वो ये थ्योरी जी आल्सो assume that employees trust that they can carry out their work properly with right support from मैनेजमेंट के वो अपने काम को सही कर सकेंगे जबकि मैनेजमेंट की सपोर्ट उन्हें हासिल रहेगी, यानी उनकी सेल्फ एफोकेसी भी इस मामले में हाई है। तो अब ज़रा देखा जाए तो पहली बात उन्होंने ये की कि एम्प्लॉय जो है वो अपने आप को एम्प्लॉय नहीं बल्कि फर्म का शराकतदार समझते हैं, हिस्सादार समझते हैं, पार्टनर समझते हैं। एम्प्लॉय जो है वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखते हैं कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक लंबा अटैचमेंट रखेंगे, और वो हाई लेवल ऑफ सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, उसकी इन्वायरमेंट को, उसकी फैसिलिटीज़ के हवाले से। और वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उन्हें ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करती है हर मामले में। और ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि काम से इसकी ज़िंदगी और काम के दरमियान एक बैलेंस रूटीन भी रहे। और इसके साथ साथ ये है कि एम्प्लॉय की सेल्फ एफोकेसी हाई होती है, क्योंकि उसे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट करती रहेगी, उसकी सपोर्ट रोकेगी नहीं। तो ये काम था जो जी थ्योरी, जी ओची की थ्योरी का था। तो आज हमने जब लेक्चर शुरू किया तो हमने कहा था हम क्वालिटी राइटर्स हम क्वालिटी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले डेमिंग की बात हम कर चुके थे, उसके बाद ओची पे बात की हमने, और आगे हम जो है इसके आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं टीकम एंड एक्सटर्नल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब थोड़ा सा ज़रा हम राइटर से हट के थोड़ा सा आगे आते हैं और बात करते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो जस्ट अ मोमेंट, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा स्लाइड को आपके सामने रखता हूँ, 1 मिनट ज़रा ये वाली। मैं अगेन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ इसको। मैं जब शेयर कर रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि शायद कुछ क्वेश्चन आपके आए हैं। रेसिप्रोसिटी यहाँ पे आप इसका मतलब ये ले सकते हो यहाँ पे पर्टिकुलरली, जिसमें आप ये कह सकते हो कि कहते हैं ना इन रिस्पॉन्स टू, उसके जवाब में। और हाफिज साहब सब जो आप
बात कर रहे हैं उसका तीसरा और पांचवा पॉइंट, तकरीबन सेम, हाँ हो सकते हैं सेम, काफ़ी मुमासलत है, लेकिन मैं देख भी लेता हूँ कि इसमें आप जो बात कह रहे हो किस हद तक आपको किस तरह से आप इसको परसीव कर रहे हैं, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग। तीसरा पॉइंट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे जो है वो ये है कि रिक्वायर, हमें रिक्वायर होती है, और जो पांचवा पॉइंट है उसके अंदर ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इन रेसिप्रोकेट टू दैट वो सपोर्ट करती है, ये एक अजम्पशन है, तो सपोर्ट करती है तो वर्कर की सेल्फ एफोकेसी बेहतर हो जाएगी। ये हम बात कर रहे थे। अब चलते हैं हम जो डैमिंग के बाद ओची ओची के बाद जोरेन ट्रायंगल ट्रायलॉगी की बात करते हैं। डॉक्टर जोसेफ 1986 में एक जो है ट्रायलॉगी की बात करते हैं, जिसके अंदर वो तीन एस्पेक्ट या तीन बेसिस की बात करते हैं प्रैक्टिसेस की, अगर हमें क्वालिटी को इन्हेंस करना है। तो ये ट्रायलॉगी जो है ये यूनिवर्सल वे ऑफ थिंकिंग है, जिसके अंदर यूनिवर्सल इस सेंस में कि चाहे क्वालिटी रिलेटेड विद प्रोडक्ट है, चाहे क्वालिटी रिलेटेड विद सर्विसेज है, या किसी भी इशू में है, तो उसके अंदर यानी दोनों लिहाज से अच्छी है, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो क्वालिटी है, ये दोनों के ऊपर जो है फिट बैठता है। तो दोनों के वाले से फिट बैठता है। तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से। इसके अंदर तीन एस्पेक्ट है। एक है क्वालिटी प्लानिंग, यानी क्वालिटी यकायक नहीं होती, इसके लिए कोई मनसूबाबंदी की जाए। और दूसरी चीज़ है क्वालिटी कंट्रोल, के इस तरह के कंट्रोल लगाए जाएंगे क्वालिटी जो है वो सस्टेन रहे, रिटेन रहे, और फिर उसके बाद आगे भी सोचते रहें कि इसको मज़ीद बेहतर हमने कैसे करना है। तो ये तीन इसके हिस्से हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका काम है वो ट्रेडिशनल अप्रोच टू क्वालिटी वाज बेस्ड ऑन द क्वालिटी कंट्रोल, बट टुडे ट्रायलॉगी हैज़ बिकम द बेसिस फॉर द मोस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस, के अब ये डैमिंग से आगे बढ़ के उससे भी बेहतर प्रैक्टिसेस की तरफ हम जा रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। अब इनकी जो थिंकिंग है वो ये है कि हमारे सारे ही फंक्शन बेहतर होने चाहिए, यानी quality should be fit in all functions and all levels and all products and services lines। कि अगर हमें अपना प्रोडक्ट ब्रांड नेम बनाना है तो कोई एक प्रोडक्ट अच्छा बना लो एक बुरा बना लो तो नहीं बनेगा। एक काम अच्छा कर लो दूसरा काम अच्छा ना करो तब भी मसला हल नहीं होगा। अगर हमें बेहतर करना है तो हमें अपने हर हर काम को, हर फंक्शन को बेहतर करना होगा, हर लेवल को अच्छा करना होगा, हर प्रोडक्ट को अच्छा करना होगा, और हर सर्विस लाइन में बेहतरी लानी होगी, तब ही हम दुनिया में अपना कोई ब्रांड नेम क्रिएट कर सकेंगे। तो अगर देखा जाए तो बात बिल्कुल फैक्ट है और ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि वो ये कहते हैं कि पुअर क्वालिटी की कॉस्ट जो है वो यकीनन प्रिवेल करती है। पहली बात तो ये है कि क्वालिटी प्लानिंग होनी चाहिए, क्वालिटी बाय डिज़ाइन होती है। अगर आप विलिंगनेस नहीं होंगे तो क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। अगर क्वालिटी बेहतर करनी है तो हमें यकीनी तौर पे क्या करना पड़ेगा, एक डिज़ाइन बनाना पड़ेगा उसके एंगल से। क्वालिटी कंट्रोल यकीनी तौर पे हमें इम्पोज करने पड़ेंगे, और उसके लिए हमें रेगुलेटरी सिस्टम बनाना पड़ेगा, रेगुलेटरी जो हमेशा वॉच करता रहे, रेगुलेशंस रूल्स को देखता रहे। और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें मुसलसल इम्प्रूव करनी होगी, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सिक्स सिग्मा की बात की थी, उसके हवाले से। तो ये जो है मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है पर्टिकुलरली आपके साथ बात करूंगा क्वांटिटेटिव क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से, और वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बात करूँगा इस बात को। अच्छा, अब सबसे पहले है क्वालिटी प्लानिंग। तो प्लानिंग जो है ये बेसिकली एक क्रिटिकल स्टेज है, जिसके अंदर हमें ये देखना होता है कि आपका कस्टमर क्या है और उसकी नीड्स क्या है। बड़ी आप कह लीजिए कि कस्टमर की आवाज़ जो है वो सुनी जाए कि वो क्या चाहता है। तो इसके अंदर बड़ी वाज़ह बात लिखी हुई है मार्केटिंग की बुक्स में। तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट में 1000 फीचर भी ऐड कर दो और आप उसकी तारीफ करते रहो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन वो एक फीचर जो कस्टमर आइडेंटिफाई करता है कि मुझे चाहिए, वो सबसे ज्यादा अहम होता है। हजारों फीचर काम नहीं कर सकते, लेकिन वो एक फीचर जो उसे चाहिए है वो इम्पोर्टेंट। तो मैं इसकी मिसाल आपको यूं दे सकता हूँ कि जैसे मैं ने आज से कोई 4-5 साल पहले एक अपने गर्म पानी के लिए ना, आजकल सर्दियाँ आ रही तो उसके हवाले से मुझे मिसाल याद आ गई कि मैंने एक गीज़र खरीदा। ये इंस्टेंट गीज़र था। ये इंस्टेंट गीज़र लगाने की वजह आमतौर पे ये होती है कि जब हम पानी चाहिए हो बस उस वक्त उतना ही पानी गर्म हो, ज़्यादा पानी गर्म ना हो, ताकि हमारा एनर्जी जो है वो वेस्ट ना हो, गैस वेस्ट ना हो। तो ये गैस हीटर था या गैस गीज़र था इंस्टेंट। हुआ ये कि मैंने इसको फिट करवा लिया। फिट करवाने के बाद एक दिन या 2 दफ़ा मेरे साथ ये हुआ कि मैंने नल बंद कर दिया, तो सुली तौर पे सपोज ये किया जाता है कि गीज़र भी बंद हो गया होगा, वाटर बंद हो गया, तो वाल्व ने गैस को भी ऑफ कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि पानी बंद हो गया, लेकिन जो उसका गैस वाल्व है वो ऑन रहा ड्यू टू सम फॉल्ट। और गैस वाल्व ने हीट जो है गर्म करके पूरे मेरे जो पानी का निज़ाम है या पाइप्स हैं उसके अंदर उसने गैस भर दी या स्टीम भर दी, गर्म फुल, क्योंकि ज़ाहिर है उसके अंदर पानी नहीं था तो आग जलती रही, स्टीम बन गई। अब इसका अंदाजा यहाँ से हुआ कि एकदम से वो जो सिंक था उसके नीचे कनेक्टिंग रबर का पाइप था वो फट गया। वो फट के फौरी तौर पे पहले तो ब्लास्ट हुआ कि गैस निकली, और फिर उसके बाद पानी चलना शुरू हुआ। तो ये लकीली पाइप फट गया तो बड़ा अच्छा हुआ। अगर ये पाइप ना फटता तो वायरिंग जो है वो दीवारों के अंदर ही शायद फट जाती। अब इस सूरत हाल में मैं जब नेक्स्ट गीज़र ख़रीदने गया तो मैंने डैम श्योर किया कि इसके अंदर ये फॉल्ट ना हो। तो सेलमैन और कंपनी मुझे फिर प्राइस के ऊपर फोकस कर रहे थे कि इसकी प्राइस लो है, प्राइस लो है, जबकि मुझे प्राइस लो नहीं चाहिए थी, मुझे सेफ्टी फीचर चाहिए था। तो आई रिक्वायर्ड अ सेफ्टी फीचर एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस फीचर। तो ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि क्वालिटी में कस्टमर को क्या चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी का आगाज़ वहाँ से होता है व्हाट कस्टमर नीड, और इसके लिए ऑब्वियसली आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ती है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो प्रोडक्ट के अंदर किस तरह के फीचर चाहता है, क्या सिस्टम चाहता है। तो अल्टीमेटली मेरे इस केस में ये हुआ कि एक दोस्त ने मुझे हेल्प की और उसने कहा कि ये एक अच्छी कंपनी, इसका नाम मैं फिर कोट नहीं करूँगा चूँकि मुझे किसी को प्रमोट नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि जी ये एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और इसकी वजह ये है कि इसके अंदर जर्मन मेड पार्ट्स हैं, और कंपनी जो है वो हैज़र्ड असम्बलिंग नहीं करती, बल्कि कंपनी जो है वो बाकायदा तौर पे एक निज़ाम के तहत इसको जो है वो चलाती है। तो मुझे बड़े हुआ, मैंने कहा यार ये तो फिर अच्छा प्रोडक्ट है। तो वो फिर मैंने जो है जी वो ख़रीद लिया और वो अभी तक काम ठीक कर रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कस्टमर क्या चाहता है। तो कहते हैं एनी प्लान माइट बी नीड टू ट्रांसफर्ड ऑपरेटर्स और अदर की स्टेक होल्डर शुड बी डन ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज। जो भी प्लान आप हैंड ओवर करते हैं ऑपरेशन लेवल पे काम करने वालों पे, तो जब इसकी हैंडिंग ओवर की बारी आती है तो बना के चीज़ देने से बेहतर है कि ज़रा प्लानिंग फेज में ही उनके पास ही हो, ताकि वो भी अपना इनपुट दे दें। प्लानिंग एक्टिविटीज शुड बी डन विद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। जब भी आप प्लानिंग करें तो उसके अंदर एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम पिक करें। उसकी अल्टीमेटली फ़ायदा ये होता है कि जो एस्पेक्ट एक ब्रांच ऑफ नॉलेज पिक नहीं कर सकती, वो दूसरी ब्रांच ऑफ नॉलेज पिक कर लेती है। जैसे अगर हम कोई कार बनाने का प्रोसीजर सेट कर रहे हैं, एक पूरा निज़ाम बना रहे हैं कार मैन्युफैक्चरिंग का, तो मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो इंजन की सारी साइड देख सकता है, और यकीनन लिंक मोशंस ये वो सारा देख सकता है। लेकिन उसकी जो चेसिस का मामला वो एरोडायनेमिक इंजीनियर ने देखना है, और जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ने देखने हैं। तो ये सारी चीज़ों में इतनी मल्टी डिसिप्लिन टीम होनी चाहिए कि कोई भी एरिया मिस ना हो, हर तरह के एक्सपर्ट उसके अंदर आ जाए। और फिर इन सारों में कॉस्ट को किसने देखना है, तो वो एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी होना चाहिए ना, जो कॉस्ट को मैनेज करके लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इंश्योर करे कि जो गाड़ी बनेगी ये इतनी महंगी ना हो कि कस्टमर की पॉकेट उसे अफोर्ड ही ना कर सके। तो अगर कस्टमर की पॉकेट उसे अफोर्ड ही नहीं करती तो फिर ऐसी गाड़ी का हमें फ़ायदा क्या।
तो इसलिए स्टूडेंट्स ये भी बड़ा ज़रूरी है कि हमें कोई इस मामले में भी गाइड करे। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि पहली बात तो ये कि प्लानिंग हो जिसके अंदर कस्टमर की नीड को असेस किया जाए और जो भी प्लानिंग करें उसमें निचले लेवल इन्वॉल्व हो। और फिर उसके बाद ये है कि जो बनाने वाले हैं इस निज़ाम के वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हो और वो तमाम आल की स्टेक होल्डर प्रेजेंटेड देयर, वहाँ पे जितने भी उससे वाबस्ता लोग हैं वो तमाम दायरा वहाँ स्टेक होल्डर है तो उन्हें वहाँ होना चाहिए उसके अंदर। जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल। अब जाहिर बात है कि चीज़ों को अगर हम बिल्कुल हैज़र्ड छोड़ देंगे, अच्छा जी ये काम करना है तो हर बंदा काम तो कर देगा लेकिन मेयार क्या होगा उसका। लिहाजा फिर क्वालिटी कंट्रोल फेज में डिटरमिन ये करना चाहिए, मैयर ये करना चाहिए या डेटा इस बात पे इकट्ठा करना चाहिए कि हमने जो गोल सेट किए थे फॉर परफॉर्मेंस क्या वो हम अचीव कर रहे हैं। और इस मामले में हमें फीडबैक लेना चाहिए और मैयर करना चाहिए परफॉर्मेंस को बाकायदा तौर पे एक न्यूमेरिकल मेथड के अंदर, यानी ज़ाहिर है परफॉर्मेंस को क्वालिटेटिवली मैयर करना ही नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस चीज़ ऐसी इसको क्वांटिटेटिवली ही मैयर करना चाहिए, चूँकि क्वांटिटेटिव मैयर में आम तौर पे डाउट का चांस जो है वो कम अज़ कम हो जाता है, कम हो जाता है। और जो गैप है बिटवीन परफॉर्मेंस और जो है योर गोल्स, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसको ओवरकम किया जा सकता है। ज़ाहिरी बात है अगर हम हर चीज़ को परफेक्ट समझ के बैठ जाएं फिर तो हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगर हमें इम्प्रूव करना है तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड में और परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है या देयर इज अ गैप बिटवीन। और वो हमेशा होता है, वो कहते हैं ना द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड योर परफॉर्मेंस। और कभी अगर आप उससे ऊपर निकल जाएं, उसके बराबर भी आ जाए, तो उतने स्टैंडर्ड्स अपलिफ्ट कर दिए जाते हैं ताकि रूम फिर बन जाए। तो ये एक चीज़ आ जाती है। अब इसके अगली जो लाइन है जिसको आप जो है थर्ड लास्ट लाइन कह सकते हैं, वहाँ पर जो लिखा है वो लिखा हुआ पर्टिकुलरली लिखा हुआ है जी statistical process control. There are several tools that could be used in control phase of trilogy and Pareto analysis flow diagram. तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे डायग्राम और टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें पैरेटो एनालिसिस है, फ्लो डायग्राम है, फिश बोन डायग्राम है, कंट्रोल चार्ट्स हैं और ऐसे ही काफ़ी सारे जो हैं वो आपके पास टूल्स मौजूद हैं जिसकी मदद से सेवरल टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप क्वालिटी को परसीव कर सकते हैं, क्वालिटी को समझ सकते हैं कि ये वो एंगल है जिनको पूरा करना ज़रूरी है या जिनको हमारे लिए फुलफिल करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि अगर आप मुझे कहते हैं कि जनाब ये जो है पेरेटो एनालिसिस क्या है, फ्लो डायग्राम क्या है, फिश बोन डायग्राम क्या है, कंट्रोल चार्ट्स क्या हैं, तो ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपने इन तमाम चार्ट्स को देखना है और इनका फंक्शन क्या है ये आपने लिखना है। सो योर असाइनमेंट इज यू हैव टू सी पेरेटो एनालिसिस क्या है, फ्लो डायग्राम क्या है, फिशबोन डायग्राम क्या है, कंट्रोल चार्ट क्या है। तो पहली बात तो ये कि मेड देम, आपने इन्हें बनाना है, जैसे नेट से सर्च करें आप। और दूसरी बात ये है कि इनके करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस क्या हैं ये आपने मुझे लिख कर सेंड करने हैं। दिस इज़ व्हाट योर असाइनमेंट है। अब ये असाइनमेंट आप सेंड कहाँ करेंगे, तो यू विल सेंड ऑन माई ईमेल। आप मुझे ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। माई ईमेल इज़ आवल, या आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0333 4273 एंड 174। तो आप वहाँ मुझे सेंड कर सकते हैं और ऑब्वियसली गूगल क्लासरूम में भी आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये है आपकी साइट। अब जहाँ तक सवाल है, दो बातें हो गई। एक बात आपके साथ डिस्कस होगी क्वालिटी प्लानिंग के हवाले से और एक क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से। तीसरी बात है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। देखिए बात यह है सिर्फ टारगेट तो नहीं रखने, हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो इसके लिए डिफरेंट हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ना जिससे ये काम होगा। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो यह है कि रिपेयर रिएक्टिव फिक्स व्हाट्स प्रॉब्लम, जो टूट गया उसे ठीक करो।
ठीक है जी, रिपेयर करो। दूसरी बात ये है रिफाइनमेंट ये है कि प्रोएक्टिव कंटिन्यूअली इंप्रूव द प्रोसेस इज नॉट ब्रोकन लाइक कंटिन्यूअल परस्यूट ऑफ परफेक्शन इन लीन। ये जो टूट जाता है उसे रिपेयर करो, जो और कोशिश ये करो कि आने वाले दौर में चीज़ें टूटे ना, बल्कि वो बने ही बहुत अच्छी, क्वालिटी अच्छी। तीसरी चीज़ है रिनोवेशन। रिनोवेशन का मतलब ये इम्प्रूव थ्रू इनोवेशन आर टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। चीज़ों को जो भी उसके अंदर नई तहकीक आ रही है, नई सोच आ रही है, नई थ्रेटिकल डेवलपमेंट आ रही है, उनको इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके उनको बेहतर करें ताकि उनके अंदर ये चीज़ें इम्प्रूव हों। और री इन्वेंशन मोस्ट डिमांडिंग चीज़ ये है कि जो चीज़ जैसे है उसको बिल्कुल वैसे ना क्लीन स्लॉट ना करें, बल्कि उसको जो है अप्रोच ये है कि री इन्वेंशन करें, दोबारा सोचें कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, या इसको दोबारा से इजाद कैसे किया जा सकता है। कि इजाद तो हुई, अब दोबारा से इजाद कैसे किया जा सकता है। जैसे मैं आसान सी एग्जांपल अगर आपको दूँ, मुझे लगता है कि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो मैंने बचपन से देखा है कि जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे घर में एक वॉशिंग मशीन होती थी, और वो वॉशिंग मशीन जो है बिल्कुल इस तरह से होती थी कि वो उसके अंदर एक ट्यूब थी, इसमें हम कपड़े डाल देते थे, और एक मोटर थी जो बीच में एक स्पिनर को घुमाती थी या रिवॉल्वर को घुमाती थी। वो कपड़े घूमते थे पानी और साबुन में, तो साफ हो जाते थे। फिर उसके बाद हमारी फैमिली जो है उनको धोने के बाद छत पे जाके फैला देती। फिर अगला दौर आया तो जिस तरह का वो एक पाइप और स्पिनर था, उसी तरह का एक दूसरा घर में आ गया। तो पूछा जी ये किसके, कहते हैं ये कपड़े सुखाएगा। तो एक में जो है वो धोते थे, दूसरे में सुखाते थे। अब जो आजकल मैं देखता हूँ वो ये है कि वो एक ही ट्यूब है, टब है, जिसमें वो डाल देते हैं, पहले वो धुल जाते हैं, फिर उसी में वो सूख जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चीज़ को अगर हम अगर अगर दुनिया इसको री इन्वेंट ना करती या री इन्वेंशन का ना सोचती, तो आज भी हमारे पास वही मशीन होती और हम उसी तरह काम कर रहे होते जैसे कि जो है आज कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो ऑब्वियसली इस तरह से हुआ है कि री इन्वेंशन हुई है। हाँ, मतलब कहने का है कि उसको दोबारा से सोचो, दोबारा से लेके आओ। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। आप सही कह रहे हैं कि भाई मतलब उसको एक नई शक्ल में सामने लाओ। हाँ बिल्कुल, ज़किया बिशारत कह रहे हैं कि ओची वही वाला है, बिल्कुल वही वाला है जो हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा बच्चों, तो अब ये चार हो गए जी आपके: रिपेयर, रिफाइन, रिनोवेशन एंड री इन्वेंशन। तो ये हो गया बच्चों आपका जो है दूसरा राइटर। तो अगर आप देखें तो अभी तक मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने डेमिंग पे आपको पूरा गाइड कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद जो है आपके साथ बात हुई ओची पे, और फिर उसके बाद अभी हमने ट्रायोलॉजी पे बात की है। ट्रायोलॉजी इज अ कॉन्सेप्ट जो कि हमें, अब आ जाते हैं हम जी फिजन बॉयम के ऊपर। तो फिजन बॉयम जो है ये क्या कहता है, फिजन बॉयम कहता है कि टोटल क्वालिटी कंट्रोल, तो ये चौथा राइटर है। टोटल क्वालिटी कंट्रोल इज अ वे ऑफ मैनेजिंग बिजनेस टू सर्व द यूजर, recognizing that in order to achieve it every part of company need to work in coordinated way to accomplish the objective। यानी हर हर हिस्सा जो ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो अलग-अलग काम करेगा तो वो इतनी कामयाबी नहीं ले सकता। लेकिन तमाम यूनिट्स या तमाम हिस्से अगर आपस में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें, आपस में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें, तो क्वालिटी बहुत बेहतर हो सकती है। तो क्वालिटी को बेहतर करने के लिए ज़रूरी ये है कि जो डिफरेंट शोबे हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ ताउन करें, कोऑर्डिनेशन करें, और वो अलग अलग यूनिट की बजाय वो एक कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में काम करें और एक दूसरे की भरपूर मदद करें। तो इस कोऑर्डिनेशन के नतीजे में ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं और क्वालिटी प्रोसेस बेहतर हो सकता है। तो ये एक चीज़ है। अब वो कहता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप, ये तीन फिलोसफीज हैं, मैंने इसको, ये जो स्लाइड आपके सामने है इसको मैंने एज इट इज़ पिक किया है दूसरे
किसी प्रेजेंटेशन से, ताकि आपके सामने रख सकूं। इसके अंदर 3 स्टेप्स की वो बात करता है कि 3 स्टेप्स टू क्वालिटी। ये 3 स्टेप्स जो क्वालिटी के हैं उसको वो पहला, दूसरा, तीसरा बिल तरतीब लेके चलता है। और सीधी बात है कि वो कहता है कि अगर पहला स्टेप सही नहीं है, दूसरा स्टेप डायरेक्ट आप ले नहीं सकते। यानी यू हैव टू गो थ्रू 1 2 3, यू कैन नॉट गो डायरेक्टली 2 to 3। यानी आप पहला स्टेप नहीं लेते, दूसरा तीसरा नहीं ले सकते। आपने चलना है तो आपको पहला स्टेप पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सबसे पहला स्टेप है क्वालिटी लीडरशिप। मैनेजमेंट शुड टेक लीड इन फोर्स क्वालिटी एफर्ट, इट शुड बी बेस्ड ऑन साउंड प्लानिंग। एक साउंड प्लानिंग पे काम होना चाहिए और मैनेजमेंट को सीरियस नजर आना चाहिए कि दे आर सीरियसली कंसर्न्ड विद द क्वालिटी। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैनेजमेंट शुड बी सीरियसली कंसर्न विद द क्वालिटी। और ये चीज़ है, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप बज़ाहिर देखने में, बल्कि मैनेजमेंट को इसमें एक इन्फोर्सिंग एफर्ट करनी चाहिए। इन्फोर्सिंग का मतलब ये होता है कि जो रवैया अच्छा है उसे दोबारा से कहने को कहा जाए किसी को कि इसको री इन्फोर्स करो। तो इन्फोर्स किया जाए क्वालिटी को। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यानी लीडरशिप जो है वो इन्वॉल्व हो और बेहतरीन प्लानिंग हो। साउंड का मतलब बेहतरीन प्लानिंग की जाए। मैनेजमेंट क्वालिटी टेक्नोलॉजी। Traditionally, quality program should be replaced by the latest quality technology for satisfying the customer in future. यानी अगर टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है तो हमें पुरानी टेक्नोलॉजी से काम लेना ही नहीं चाहिए, बल्कि टेक्नोलॉजी जितनी अपडेट हो जाए उतना काम अच्छा होगा और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी। लिहाजा हमें पहली बात तो ये कि सीरियसली इन्वॉल्व होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट को क्वालिटी के मामले में लीड करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इस हवाले से जो टेक्नोलॉजिकल अपडेशन है, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, चूँकि वो फ्लेक्सिबिलिटी भी शायद दे दे और फिर उसके साथ साथ स्पीड भी है और बाकी इश्यूज भी। और फिर उसके बाद आ जाता ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। इसके अंदर एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट नजर आनी चाहिए कि मोटिवेशन एंड कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग ऑफ टोटल वर्कफोर्स टेल्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। जब आप मुसलसल एफर्ट कर रहे हैं, मुसलसल ट्रेनिंग्स का सिलसिला चल रहा है, एफर्ट हो रही, तो ये चीज़ जाहिर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कमिटेड है टुवर्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। जाहिर बात है जी, देखिए बात ये होती है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें ना, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप जितने मर्जी यंग लेवल से शुरू करें, नीचे लेवल से शुरू करें, आपको जागते लोग और सोते लोगों में फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कंसर्न है वो भी नज़र आएगा कि यार इनका कंसर्न है, ये चाहते हैं कि अच्छा हो, तो आप भी उनके साथ मिलकर बेहतर करें। लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको वाज़िया नज़र आ जाएगी जो कि सो रही है, उसको पता ही नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पहली बात तो ये कि लीड किया जाए। दूसरी बात ये है कि मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी टेक्नोलॉजी, जो क्वालिटी टेक्नोलॉजी उसे इस्तेमाल किया जाए। और ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट जो है वो हमें नुमाया तौर पर नज़र आनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन इस मामले में वाकई सीरियस है और वो ये काम चाहती है। तो ये बात होगी। अब जहाँ तक आ जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इसके ऊपर मेरा ख्याल है अभी मुझे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर बात जो है वो टेन्योर से भी बाहर निकल जाएगी और इसमें एक इशू ये भी आ जाएगा कि हम जो इन टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं पहले वो एक यकसा टॉपिक सारे कवर कर लिए। लेकिन इससे पहले कि हम इससे ऊपर मज़ीद थोड़ी सी बात करना चाहें भी इसके ऊपर, तब भी मैं चाहूँगा कि आप तमाम बच्चों से पहले राय ली जाए कि अभी तक आपको कितना समझ आया है और आपको कितना ये क्लियर है। तो मैं देखता हूँ आपके जो है ओपिनियन बॉक्स में कि आप को कितना समझ आया है। जी शाबाश।
जी, तो अभी तक जो हाफ़िज़ इमरान कह रहे हैं कि बिल्कुल समझ आया है, क्लियर है, ठीक है। एनी ख़ान और ज़करिया बिशारत आउटस्टैंडिंग लेक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं इसको। मोहम्मद हसीम अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट एवरीथिंग क्लियर। और हमारे साथ है इस वक्त अरूज आसिम, और वो भी कह रही हैं कि समझ आई है। और 3 स्टेप हाफिज़ कह रहे हैं कि रिवाइज़ कर दिया। आप सब पे बिल्कुल रिवाइज़ कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि नज़र आना चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ है और वो सीरियसली कंसर्न्ड है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ जोर लगा रही है कि क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैनेजमेंट जो है वो क्वालिटी टेक्नोलॉजी अगर अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं, नई टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए। और तीसरी बात ये कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह नज़र आनी चाहिए। तो ये 3 बातें मैंने आपसे कही हैं। होप आपको यहाँ तक समझ आई होंगी। तो आज के लिए इतना मैं इसको काफ़ी समझता हूँ। और आप सब बच्चों की एप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन। और जो है यहाँ तक अभी अगर आप देखें तो मैंने जो चैप्टर नंबर 2 है इसके अंदर मैंने क्वालिटी को इंट्रोड्यूस कराया, क्वालिटी फीचर्स को पे काम कर चुका हूँ, डेमिंग प्रिंसिपल पे बात कर चुका हूँ, क्वालिटी एक्सपर्ट्स के ऊपर बात कर चुका हूँ, क्वालिटी के फीचर और टेक्निक्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो अब जो है हमें इन क्वालिटी एस्पेक्ट्स को पहले राइटर्स को एक आध राइटर हो रहे हैं उन पर बात करनी है, फिर उस पर ISO स्टैंडर्ड वगैरह पर थोड़ी बहुत बात करनी है। और एक आध टॉपिक और है, तो माइट वी विल गोइंग टू फिनिश द क्वालिटी एस्पेक्ट्स दिस वीक। तो चैप्टर नंबर 2 को कोशिश करेंगे कि इस वीक में हम वाइंड अप कर लें। तो बहरहाल गुड लक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में इसी जज्बे के साथ। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप भी जो है वो रेगुलराइज हो जाए, क्योंकि कभी बच्चे जो है वो तादाद में मेरे पास 10 होते हैं, तो कभी 12 होते हैं, तो कभी 18 होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। शुड बी ऑल स्टूडेंट शुड बी रेगुलर इन द क्लास। इसको आप क्लासरूम समझें। जितना आप इसको रेगुलर क्लासरूम के तौर पर परसीव करेंगे, उतनी ही आपकी लर्निंग जो है वो बेटर हो सकेगी। देखिए, बात ये हमारी तरफ से कोशिश ये होती है कि हम आपको एक प्रोफेशनल के तौर पे देखें, या आपके अंदर प्रोफेशनल की आदत को देखें, उसी तरह से आपके अंदर इन चीज़ों को प्रमोट करें। और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चीज़ों को रेगुलर वे में देखें। देखिए, बात ये होती है कि जितना आप पैशनेट होंगे अपने काम में, आपके पास पैशन होगा, डिटर्मिनेशन होगा, आपकी जो है वो कमिटमेंट होगी, ज़ाहिर है उतना आप बेहतर डिलीवर कर सकेंगे। तो थोड़े कहे को ज़्यादा समझिए कि आप इसको रेगुलराइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह।